नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम ठोस प्रावस्था केमिस्ट्री का टॉपिक जो था पिछली क्लास में उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि ठोस क्या होता है, ठोस की जो दो मुख्य अवस्थाएं हैं यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय वो क्या होता है ना, उनके बीच में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने अगला टॉपिक जो देखा था इकाई सेल से रिलेटेड देखा था, उसको हमने समझा था। घनीय एकक सेल क्या होता है, क्रिस्टल जाला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल जो हम घनीय एकक सेल जो हमने पढ़ा था उसी को लेकर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो घनीय एकक सेल के 3 टाइप हमने पढ़े थे, एक बार हम लिख लेते हैं अच्छे से, उसको फिर समझ लेते हैं। घनीय एकक सेल, इसके 3 टाइप हैं जो मुख्यतः अपने जो नाम है ना उनसे नहीं जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं ये अपन देख लेंगे, जिसमें हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि ये है क्या, ठीक है। तो नाम लिख लेते हैं। पहला अपन ने क्या पढ़ा था, सरल घनीय सेल। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अंतः केंद्रित घनीय सेल। और लास्ट था फलक केंद्रित घनीय सेल। यही पढ़े थे हमने। अब देखिए, इनको जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एक्रोनिम्स हैं, वो हमको जो है देखने को मिलते हैं। अब ये एक्रोनिम्स कैसा क्या होता है, तो आप देखें जैसे लिखा हुआ है सरल घनीय सेल, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल क्यूबिक सेल, करेक्ट। अंतः केंद्रित सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इनके जो नाम हैं उसको हमें देखना है। इसको बोला जाता है SCC, करेक्ट है। फिर ये नेक्स्ट जो है इसे बोला जाता है BCC, और ये लास्ट जो है इसको बोला जाता है FCC। तो ये हमें ध्यान रखने हैं। इनके जो शॉर्ट नेम्स है ये मोस्टली जो है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब जरा हम बात कर लेते हैं सरल घनीय सेल की। तो सरल घनीय सेल की हमने संरचना बनाई थी, आपको याद होगा कि मैंने क्या संरचना बनाई थी, तो देख लेते हैं एक बार, संरचना बना लेते हैं जिससे हमें कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल भी ना हो, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो। ये मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, क्योंकि बात हम घनीय सेल की कर रहे हैं तो घन तो बनाना ही पड़ेगा हमें। ये देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, सेल है ये, और इस सेल में परमाणु कहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं, तो ये जो कोने बने हुए हैं, ये जो वर्टेक्स बने हुए हैं, जो मैं कल शब्द यूज़ कर रहा था, यहाँ पर ये परमाणु व्यवस्थित होते हैं, करेक्ट है, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं कि इस घन के 8 कोने हैं भाई, और हर कोने पर एक परमाणु है, लेकिन और क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, तो ये हम अभी देखते हैं। अब हम एक और जो है अंतः केंद्रित घनीय सेल, इसकी संरचना बना लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। अंतः केंद्रित घनीय सेल में हमने क्या देखा था कि अंतः केंद्रित घनीय सेल में जो कोने हैं वहां पर तो परमाणु स्थित है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन उसके अलावा जो केंद्र है वहाँ पर भी परमाणु स्थित होता है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, कोना पर तो है ही परमाणु, लेकिन कोनों के साथ साथ ये परमाणु इसके केंद्र पर भी स्थित होता है। ये लीजिए, ये केंद्र पर हमने एक परमाणु रख दिया, तो ये है अंतः केंद्रित घनीय सेल। अब इसके बाद देखें फलक केंद्रित घनीय सेल में, तो फलकें तो आप हम जानते ही हैं
कि एक घन है तो उसकी फलक क्या होती है ना। ये जो सतहें दिख रही हैं इसकी, ये इसकी फलकें हैं। तो ये ठीक है भाई, ये हमने कोनों पर तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कोनों पर जो है परमाणु वो हमेशा स्थित रहेंगे। ये लीजिए बना लिया मैंने। अब फलकें कितनी है इसकी, 6 फलकें हैं। तो एक फलक ये है जो इस साइड वाली, इस पर एक परमाणु रख देते हैं। फिर इसके जस्ट सामने ये वाली फलक पर एक परमाणु रख देते हैं। अब वहाँ जो उस साइड दिख रही है उस पर मैंने एक परमाणु रख दिया। कहाँ रख दूँ, ये लीजिए यहाँ रख दिया मैंने। फिर इसके सामने ये वाली जो फलक दिख रही है यहाँ पर एक परमाणु रख देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब ऊपर वाली जो फलक है उस ऊपर वाली फलक में हमने एक परमाणु रख दिया और जो बिल्कुल नीचे दिख रही है इस नीचे वाली फलक में भी हमने एक परमाणु रख दिया। तो ये है फलक केंद्रित घनीय सेल। समझ गए होंगे आप। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है फलक केंद्रित घनीय सेल के बाद कि एक जो सेल है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ना। ये सरल घनीय सेल में परमाणु की संख्या कितनी है, अंतः केंद्रित घनीय सेल में परमाणु की संख्या कितनी है, फलक केंद्रित घनीय सेल में परमाणु की संख्या कितनी है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है यदि हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे सरल घनीय सेल में इसके 8 कोने हैं और उन 8 कोनों पर परमाणु स्थित हैं, ठीक है ना। अब होता यह है कि जो ये एक परमाणु है, कुल 8 परमाणु है, लेकिन ये जो एक परमाणु है ये 8 अन्य हिस्सों में बट जाता है, ठीक है। और घनीय जो एक सेल होती है इस एक परमाणु का 1/8 हिस्सा जो है वो अपने में समाहित कर लेती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये जो एक परमाणु हमें दिख रहा है ये एक सिंगल सेल को अपना 1/8 हिस्सा प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुल कितने परमाणु हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो 8 के 8 जो परमाणु हमें दिख रहे हैं ये अपना 1/8 हिस्सा एक सेल को प्रदान करेंगे, प्रत्येक परमाणु, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि भाई एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, एक ये, कुल मिला के ऐसे 8 हैं। तो ये जो 8 के 8 परमाणु हैं, है ना, वो हर परमाणु 1/8 हिस्सा प्रदान करेगा। तो एक सेल को कितना परमाणु मिलेगा, तो ये देख लेते हैं हम। कुल कितने परमाणु हैं, 8 हैं। अब इन 8 के 8 परमाणुओं ने 1/8 हिस्सा जो है अपने जो है वो एक सेल को प्रदान किया, है ना। तो उस सेल को कितना परमाणु मिला, काट दीजिए आप, कितना आया, 1, है ना। तो एक सेल को इन 8 के 8 परमाणुओं से एक जो है परमाणु का हिस्सा जो है वो मिल जाता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, देखिए ये कोने हैं यहाँ पर, ये हमें मालूम है कि ये जो 8 परमाणु जो कोने पर स्थित है वो एक सेल को, है ना, एक परमाणु जो है वो प्रदान करते हैं। मतलब ये जो है 1/8 हिस्से में बटा हुआ है एक परमाणु। तो ऐसे 8 के 8 यदि हम मिला दें तो वो एक परमाणु बना देते हैं। लेकिन ये जो केंद्र पर स्थित परमाणु है ये जो है वो पूरा का पूरा ही एक सेल को मिल जाता है, इसकी कोई हिस्सा नहीं होता, इसका कोई भी हिस्सा नहीं होता। तो ये सिंगली जो है वो एक सेल को मिल जाता है। तो फिर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो परमाणुओं की संख्या हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये कोने वाले परमाणुओं की बात करेंगे, ठीक है। तो कोने वाले परमाणुओं के लिए हमने पिछली बार ही देखा 8 × 1/8 धन, ये जो केंद्र का परमाणु है ये सिंगल मिलता है, इसके कोई भी कितना भी हिस्सा नहीं होता है। तो भाई कितना हुआ, फिर ये कट गया, बचा कितना, 1 + 1 दैट इज 2, यानी कि अंतः केंद्रित घनीय सेल में 2 परमाणु मिलते हैं एक सेल को। करेक्ट है, समझ गए। अब देखिए हम आते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल की ओर। अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा यदि आपको नहीं समझ में आया है तो। देखिए फलक केंद्रित घनीय सेल है। अब फलक केंद्रित घनीय सेल में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 वो जो पहली कंडीशन हम लेकर आए थे वो तो वही रहेगी, दूसरी छोड़ दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर अंतः केंद्र था, केंद्र पर था परमाणु, यहाँ पर केंद्र पर नहीं है, यहाँ पर फलकों पर है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने फलक केंद्रित घनीय सेल की ओर। तो ये 8 परमाणु जो यहाँ पर स्थित हैं वो तो हमें काउंट करने ही करने हैं, साथ में ये जो फलक है इस फलक के भी परमाणुओं को काउंट करना है। अब
होता क्या है, ये देखिए क्या है, फलक पर जो परमाणु होता है ना, वो एक सेल को अपना 1/2 हिस्सा प्रदान करता है। कितना हिस्सा प्रदान करता है? आधा, यानी 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही कुल कितने परमाणु हैं, कितनी फलकें हैं? फलकें हैं 6, और 6 की 6 फलकों पर ऐसे कितने परमाणु बैठे हुए हैं? 6, यानी कि वो 6 परमाणु जो है वो एक सेल को कितना हिस्सा प्रदान करेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पहले अपन लिख लें किसके लिए, ये जो कोने बने हुए हैं, यानी 1/8 गुणित 8। करेक्ट है, बिल्कुल पिछले बार जैसा चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि ये एक परमाणु एक सेल को अपना 1/8 हिस्सा जो है वो प्रदान कर रहा है ना। फलक की बात कर लेते हैं अब। फलक में एक परमाणु का कितना हिस्सा जा रहा है? आधा, है ना। ऐसे कितने परमाणु हैं? 1 2 3 4 5 6। करेक्ट है। तो कितना परमाणु मिला सेल को? यहां से 1, यहां से 3, यानी 1 + 3 दैट इज 4। यानी फलक केंद्रीय घनीय सेल में एक सेल को कितने परमाणु मिलते हैं? 4 परमाणु मिलते हैं। करेक्ट है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि भाई जो सरल घनीय सेल है उसमें जो कोनों पर स्थित परमाणु है वो एक परमाणु सेल को 1/8 हिस्सा प्रदान करता है। तो 8 के 8 जो परमाणु हैं वो कुल मिलकर एक परमाणु प्रदान करते हैं सेल को। ऐसे ही अंतः केंद्रित घनीय सेल में ये परमाणुओं की जो ये कोने पर स्थित है इनकी काउंटिंग हमें बिल्कुल लास्ट जैसी करनी है, लेकिन जो अंतः केंद्रित है, जो केंद्र पर स्थित है, वो सिंगली वहाँ पर काउंट कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर देखें FCC में, तो FCC में जो कोनों पर है उनके साथ बिल्कुल वही चीज़ें होनी हैं जो कि पिछली बार हमने की थी। लेकिन जो फलक पर स्थित है, तो फलक के लिए मैंने क्या बताया कि जो फलक पर स्थित परमाणु है वो सेल को अपना 1/2 हिस्सा प्रदान करता है। तो ऐसे कुल कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। तो 6 परमाणु को यदि हम 1/2 करते हैं तो कितना आता है? 3। और यहाँ पर एक जो आया था उसको हमने ऐड किया तो कितना मिला? 4। यानी कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4, इसमें 2 और इसमें 1। तो इस चीज़ को ध्यान रखें आप लोग, ये परीक्षा की दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं इकाई सेल का घनत्व। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे इकाई सेल का घनत्व हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में घनत्व की परिभाषा पढ़ी थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं टॉपिक लिख देता हूं अपना, इकाई सेल का घनत्व। ठीक है भाई, हमने घनत्व की परिभाषा पढ़ी थी कि घनत्व एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो घनत्व बराबर हमने पढ़ा था द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान होगा आप लोगों को, 11th में पढ़ा हुआ टॉपिक है ये, है ना। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पर द्रव्यमान किसका, घनत्व किसका और आयतन किसका? तो बात हम किसकी कर रहे हैं? इकाई सेल की। तो निश्चित सी बात है भाई, द्रव्यमान भी इकाई सेल का होगा और आयतन भी इकाई सेल का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। घनत्व किसका है? इकाई सेल। और द्रव्यमान भी कितना है? वही इकाई सेल। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी इकाई सेल। करेक्ट है। इकाई सेल का घनत्व बराबर क्या हुआ? इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। अब यहाँ आप देखें, इकाई सेल का द्रव्यमान मैं बोल रहा हूँ, तो द्रव्यमान मतलब क्या बोले हम, है ना। द्रव्यमान किन किन चीज़ों को लेकर आप काउंट करेंगे? भाई इकाई सेल है तो उसमें कुछ परमाणु स्थित होंगे, परमाणुओं का कुछ द्रव्यमान होगा, तो उन सारे परमाणुओं का द्रव्यमान हमें पता तो होना चाहिए, तब तो हम उस इकाई सेल का जो है वो द्रव्यमान बता पाएंगे। अब सेल के आयतन की बात करें तो सेल का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो घनीय रूप में बनाया था, है ना। तो आयतन किसका लेंगे हम? उस घन का जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई एक जो सेल है उसकी जो संरचना है वो कैसी होगी? घनीय होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इकाई सेल का द्रव्यमान यानी क्या होगा?
परमाणुओं की संख्या गुणित प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, और बटे में क्या, इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल का आयतन करेक्ट है। अब परमाणुओं की संख्या मतलब क्या होता है और परमाणु का द्रव्यमान मतलब क्या होता है। तो परमाणु की संख्या को हमने देखा है कि परमाणु की संख्या जो है उसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और रही बात प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान की, तो इतने सारे परमाणु हैं, उसमें से हमें एक का द्रव्यमान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। पहले इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, पहले हम परमाणु के लिए काम कर लें कि भाई परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं इसे, परमाणु का द्रव्यमान है ना, परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणुओं का द्रव्यमान बटे एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या आप लोगों ने पढ़ी है, एवोगाड्रो संख्या क्या होती है। एवोगाड्रो संख्या वह है जिसमें हमें परमाणुओं की एक्चुअल नंबर्स का ज्ञान हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई किसी तत्व के परमाणु जो हैं कितने हैं, ठीक है ना, उसके भार के हिसाब से, उसके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उसमें कितने परमाणु हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। और एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻⁹। ये सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं अपनी, है ना, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो ये है परमाणुओं का द्रव्यमान और ये हो गई एवोगाड्रो संख्या। अब यही चीज़ हमें से वहाँ पर अपने को पुट करनी है। तो देखें क्या होता है, रफ कर देता हूँ इसे मैं, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए परमाणुओं की संख्या है भाई, तो परमाणु की संख्या क्या है, Z है। फिर प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान ये हमने निकाला, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान m/n0 और अपॉन में क्या चल रहा है, इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल कैसा है, घन, और घन का आयतन क्या होता है, AQ, करेक्ट है। तो इकाई सेल का घनत्व क्या हुआ, Zm/A3n0। तो यदि हमें इकाई सेल का घनत्व निकालने के लिए बोला जाता है या पूछा जाता है कि इकाई सेल का घनत्व कितना होगा, तो हम जो है इस सूत्र के माध्यम से उस इकाई सेल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है संकुलन, ठोसों का संकुलन। तो ठोसों में संकुलन दो प्रकार का होता है, द्विविमीय सुसंकुलन और त्रिविमीय सुसंकुलन। अब ये है क्या, सुसंकुलन क्या होता है ना। तो यदि मैं इसकी इंग्लिश टर्म की ओर बात करता हूँ तो ये होता है पैकिंग, पैक करना, है ना। सॉलिड्स में जो है वो परमाणु जो है वो किस तरीके से पैक होते हैं, संकुलित होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ये चीज़ हमें पढ़नी है, ये चीज़ हमें देखना है। तो इसके दो टाइप हैं, एक द्विविमीय और एक त्रिविमीय। ठीक है, तो द्विविमीय के भी दो प्रकार हैं, वर्ग सुसंकुलन और षटकोणीय सुसंकुलन। अब हम इसे समझें कैसे कि यार वर्ग सुसंकुलन क्या होगा और षटकोणीय सुसंकुलन क्या होगा। तो देखें, हम एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए परमाणु है, परमाणु जो है वो एक सीरीज में जमे हुए हैं और अन्य परमाणु भी उसी सीरीज में जमे हुए हैं। तो हम उसको कैसे समझें कि ये वर्ग सुसंकुलन है या षटकोणीय सुसंकुलन है। तो देखें, मान लीजिए कुछ परमाणु हैं, ये जमे हुए हैं
अब यहाँ आप देखें, यदि हम इनमें से कोई एक परमाणु उठा लेते हैं, मान लीजिए मैं ये इस परमाणु की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं इस परमाणु को उठा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अलग कलर कर दें जिससे हमें क्लियरली ये समझ में आए। मान लीजिए मैंने ये परमाणु उठाया। अब आप देखेंगे ये एक परमाणु जो है, ये एक परमाणु कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। देखें आप, ये एक परमाणु जो है वो इस परमाणु से, इस परमाणु से, इस परमाणु से और इस परमाणु से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना। तो ये जो संरचना है ये कौन सी है, वर्ग सुसंकुलन। अब क्यों है वर्ग सुसंकुलन, तो देखिए इसकी जो संरचना बनती है वो एक वर्ग के जैसे बनती है। कैसे बनती है भाई, ये, और इन्हें भी हम जोड़ देते हैं। तो ये देखिए हमें एक वर्ग की संरचना मिल रही है और एक जो परमाणु है इस वर्ग सुसंकुलन में ये 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ है ना। तो ये है वर्ग सुसंकुलन जिसमें एक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो आपको ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ 4 अन्य परमाणु, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि वर्ग संकुलन है तो एक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा, ये ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं षटकोणीय सुसंकुलन की ओर। षटकोणीय सुसंकुलन में भी हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। संरचना बना लेते हैं पहले हम, पैकिंग। ये हमने बना ली। अब इसमें किसी एक परमाणु को उठा लें। मान लीजिए मैं इस परमाणु को उठाता हूँ, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से बना लेता हूँ जिससे हमें समझ में आए। कृपया डायग्राम पर ना जाएं, आप समझने की और देखें। चलें, अब ये एक परमाणु है, ये अन्य कितने से जुड़ा हुआ है देखें, काउंट करें अपन, 1 2 3 4 5 6। तो षटकोणीय संकुलन में सीधा समझ में आ रहा है कि एक जो परमाणु है वो अन्य 6 परमाणुओं के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो क्योंकि 6 परमाणु से कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पर कौन सा सुसंकुलन होगा, यहाँ पर षटकोणीय सुसंकुलन होगा। और वर्ग सुसंकुलन में एक परमाणु जो है वो 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इसलिए वो क्या है, वो वर्ग सुसंकुलन है, ठीक है ना। तो ये वर्ग है और ये षटकोणीय है, तो इसमें अंतर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं त्रिविमीय सुसंकुलन की ओर। तो द्विविमीय सुसंकुलन के बाद हम देखते हैं त्रिविमीय सुसंकुलन। तो त्रिविमीय सुसंकुलन में पहला है षटकोणीय सुसंकुलन। अब बात यहाँ पर जब त्रिविमीय की जा रही है तो संरचना भी कुछ ऐसी ही होगी, त्रिविमीय टाइप की, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक केंद्रीय परमाणु, ये केंद्र का परमाणु है ना। ये अन्य कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो ये आप देखें अन्य 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है। अब क्योंकि ये एक परमाणु अन्य 6 परमाणुओं से घिरा हुआ है तो उन 6 परमाणुओं से घिरे होने के कारण 6 रिक्तियां भी बीच में या 6 खाली स्थान भी बीच में बन जाएंगे, ठीक है ना। अब कैसे बन जाएंगे, तो अपन ने द्विविमीय सुसंकुलन में देखा था कि जब एक परमाणु 6 अन्य से जुड़ा हुआ है तो बीच बीच में जो 6 छोटे छोटे पोर्स हैं वो छूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होगी। अब ये जो 6 जो छिद्र बचे हुए हैं, है ना, उनके ऊपर आप देख रहे हैं ए और नीचे सी, है ना। उन 6 छिद्रों में से किन्हीं भी 3 छिद्रों में हमने 3 परमाणुओं की संरचना ऊपर की ओर बना ली और उन्हीं 3 छिद्रों में जो ये ऊपर एक ही ओर बने हुए हैं उन्हीं 3 छिद्रों में हमने नीचे की ओर जो है वो सी संरचना के जो 3 परमाणु हैं उनको भी व्यवस्थित कर दिया, ठीक है ना। तो इस व्यवस्था में हुआ क्या, कौन सी व्यवस्था, ये षटकोणीय, ठीक है। अब इस व्यवस्था में हुआ क्या कि भाई ये जो 3 परमाणु थे ये यहाँ पर सेट हो जाते हैं, ये 3 परमाणु भी वहाँ नीचे की तरफ सेट हो जाते हैं। तो ये जो केंद्र का परमाणु है, ये जो कुल आच्छादित जो सिंगल जो परमाणु आपको दिख रहा है बीच में बी हिस्से के, ये जो है वो 12 अन्य परमाणुओं के साथ कनेक्ट हो जाता है। कितने परमाणु के साथ, 12 अन्य परमाणुओं के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी संरचना है, षटकोणीय संरचना है, षटकोणीय सुसंकुलन है
ठीक है, हेक्सागोनल पैकिंग इसको अपन बोलते हैं। तो समझ आ गई होगी बात कि ये जो ऊपर ए के जो परमाणु 3 दिख रहे हैं वो इसमें 6 पोर्स बने हुए हैं, छिद्र बने हुए हैं। उनमें से किन्हीं भी 3 छिद्रों में ये 3 परमाणु जो है वो रख दिए जाते हैं और ये नीचे के जो 3 हैं ये भी उन्हीं सेम पोर्स में जाकर सेट हो जाते हैं। तो एक जो है षटकोणीय जालक टाइप का हमें मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो केंद्र में परमाणु है ये इस तरीके से अन्य 12 परमाणुओं के साथ जो है वो जुड़ जाता है। अब इस तरीके की संरचना हमें कहाँ देखने मिलती है? तो जिंक है, हीरा है ना, ये सब कैडमियम है, ये सब जो षटकोणीय सुसंकुलन वाली जो संरचना है हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात आती है घनीय सुसंकुलन की। तो घनीय सुसंकुलन में डायग्राम सेम रहेगा, लेकिन एक अंतर रहता है घनीय सुसंकुलन में कि ये जो ऊपर के 3 परमाणु जो हमें ए साइड में दिख रहे हैं ये जो है एक छिद्र को छोड़कर अगले वाले में सेट हो जाते हैं। मतलब कैसे कि मान लीजिए भाई 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 पोर्स बने हुए हैं। तो एक परमाणु मान लीजिए 1 पर बैठा हुआ है तो दूसरा कहाँ जाकर अल्टीमेटली बैठ जाएगा? यहाँ 4 पर, और तीसरा कहाँ बैठ जाएगा? 6 पर। ठीक है, तो अब 3 परमाणु तो यहाँ सेट हो गए ये ए प्लेस के। अब सिमिलरली जो नीचे वाले जो परमाणु है ये खाली जगह जो बची हुई है यानी कि 2, एक छोड़कर 3, फिर एक छोड़कर 5, यहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी हमें एक क्लोज पैकिंग मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं घनीय सुसंकुलन। यहाँ पर भी जो केंद्र का परमाणु है यानी कि ये जो बीच वाला परमाणु है ये जो है अन्य 12 परमाणुओं के साथ जाकर जुड़ जाता है, कनेक्ट कर जाता है। तो ये है घनीय सुसंकुलन। अब दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे कि षटकोणीय में जो ये 3 परमाणु है ये कहीं पर भी बैठ सकते हैं और उन्हीं प्लेसेस पर जाकर ये जो सी वाले परमाणु हमें दिख रहे हैं वो भी वहां पर सेट हो जाते हैं। लेकिन घनीय सुसंकुलन में थोड़े से जो सेटिंग है इन परमाणुओं की वो अलग होती है। अब कैसे अलग होती है? तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो परमाणु जो है ये ऐसी जगह पर जाकर बैठेंगे जैसे कि यहाँ पर है। पहला यदि 1 पर बैठ रहा है तो अगला जो है अगला स्थान जो उसके बाद है उसको छोड़कर बैठेगा यानी कि 4 में, और 4 के बाद फिर अगला 5 में नहीं 6 में बैठेगा यानी एक स्थान छोड़कर। अब ये जो 3 स्थान बचे हुए हैं 2, 3 और 5, यहाँ पर जो सी प्लेस के जो परमाणु हैं उन्हें हम बैठा देते हैं। अब ये संरचना हमें देखने कहाँ मिलती है, किन धातुओं में मिलती है? जैसे वहाँ पर मैंने जिंक और हीरे की बात की थी, तो ये जो है हमें निकेल, कॉपर है ना, आयरन, इनमें हमें जो है घनीय सुसंकुलन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये था ठोसों में सुसंकुलन यानी कि पैकिंग की जो ठोस हैं उनमें ये जो परमाणु की व्यवस्था है, परमाणु जो पैक होते हैं वो किस तरीके से होते हैं ये आपने समझा। त्रिविमीय और द्विमीय, तो इसमें ये था। अब ऐसे ही अन्य चीज़ों को जो इसके आगे हैं, समन्वय संख्या क्या होती है, रिक्तियाँ क्या होती हैं, दोष क्या होते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे और समझाएंगे। अब यदि आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ समझें, लोगों को रिकमेंड करें, शेयर करें, उन्हें बताएं, लाइक करें, कमेंट करें। और प्लीज़ यदि कहीं पर कोई आपको लगता है कि सर ये समझ में नहीं आ रही है चीज़, तो बेशक आप पूछें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।